Hello students, welcome on day 40 and today's topic is very light topic metallurgy and surface chemistry. Very rare कि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आते हैं तो बहुत लाइट क्वेश्चन होता है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं और बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं. इसलिए जो मैंने मैटर कलेक्ट किया उसको अच्छे से पढ़ लेना आप. उनमें जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपके लिए बनाए हैं. ठीक है, तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग surface chemistry and after that metallurgy, isolation of elements. Surface chemistry, adsorption, adsorbent, रिजॉर्प्शन, ऑक्यूलेशन, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप जानते हो. ठीक है, एडजॉर्प्शन आप और एक एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, इनका दो का पढ़ना पड़ेगा. एडजॉर्प्शन में दो वर्ड हैं, एक तो होता है एडजॉर्बेट और एक होता है एडजॉर्बेंट. ठीक है, एडजॉर्बेंट जो होता है जिसके ऊपर जो एडजॉर्ब हो रहा है. ठीक है, और एडजॉर्बेंट जिस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है. ठीक है ना. एडजॉर्प्शन क्या होता है कि कंसंट्रेशन के कहां पर ऑन सरफेस कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ये चीज होती है. ठीक है, डिजॉर्प्शन उसका अपोजिट होता है. ऑक्यूलेशन साइमल्टेनियसली होने वाली चीजें हैं. सब मेन जो क्वेश्चन पहला बन सकता है यहां से बन सकता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन से. इट इज अ सरफेस फिनोमिना. ठीक है ना, इससे कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस इंक्रीजेस. राइट, ये क्या है, बल्क फिनोमिना है. इससे कंसंट्रेशन थ्रू आउट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है. जैसे कोई भी गैस को आप किसी सॉलिड के सरफेस पे प्रेशर लगाकर लिक्विफाई करके एब्जॉर्ब करते हो तो सिर्फ उस गैस का जो कंसंट्रेशन होता है उसके सरफेस पे बढ़ता है, पूरे पे फर्क नहीं पड़ता है. जबकि यहां पर जब किसी, जैसे एक एग्जांपल है, इसका एग्जांपल मैंने लिया NH3, ये गैस है इन वाटर. जब वाटर में डालते हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर NH4OH बनाती है. दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. ठीक है, यही चीज देखिए, यही अमोनिया गैस है ऑन चारकोल पे जब उस पर प्रेशराइज करके उसको लिक्विफाई किया जाता है तो उसके सरफेस पे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है. दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन. ओके, ये देखिए अब सेम हाई, बिगिनिंग में इसकी स्पीड हाई होती है, बाद में क्या होती जाती है, धीरे होती जाती है. ठीक है, रेट रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस. तो ये आपको एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए. देखो बच्चों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. पॉजिटिव से क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑन सरफेस इंक्रीज कर जाती है. कहने का मतलब, पॉजिटिव का मतलब होता है कि जो एडजॉर्बेट है, जैसे गैस, और किस पर एडजॉर्ब करा रहे हैं, मान लो सॉलिड पे, तो इसकी गैस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है, नेगेटिव के अंदर क्या होगा, किसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एडजॉर्बेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो एडजॉर्बेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, तो गैस की कंसंट्रेशन कम हो जाए सरफेस पे तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एडजॉर्प्शन. बहुत रेयर है, वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए बस. फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड या ऑन द सॉलिड सरफेस कह सकते हैं. ऑल सॉलिड्स एडजॉर्ब गैसेस सम एक्सटेंट. द एक्सटेंट अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर है, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट. सरफेस एरिया तो आप क्या कह सकते हैं, ये जो रेट को अपन क्या कह सकते हैं, देखिए इसको मैं एक वर्ड देता हूं, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन x/m. इट इज व्हाट, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, वेयर x मास ऑफ एडजॉर्बेट और m इट इज मास ऑफ एडजॉर्बेंट. राइट, तो एडजॉर्बेंट के मास मान लो 100 ग्राम है और वो 10 ग्राम होगा तो 10% ऐसे बोला जाता है. तो ये है नेचर की बात करें तो ये जो एडजॉर्बेंट होता है या तो उसके साथ कोई रिएक्शन करने वाला हो या उसके ऊपर सरफेस एरिया उसका बहुत हो लार्ज. तो x/m को हम सरफेस एरिया से दिखाएंगे तो हम क्या कहेंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट. जितना ज्यादा एरिया होगा उस पर लिक्विफाई होने की, उस पर एब्जॉर्ब होने की गैसेस की टेंडेंसी जो होगी वो हमेशा ज्यादा होगी. राइट, नेचर ऑफ द गैस बीइंग एब्जॉर्ब. गैस की नेचर क्या होती है, गैस की नेचर का कैसे पता लगेगा, x/m. तो यहां एक वर्ड से समझाता हूं जो आपके कॉम्पिटिशन में आ सकता है, TC, क्रिटिकल टेम्परेचर. जो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था कि किसी भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उस गैस की लिक्विफाई होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और लिक्विफाई टेंडेंसी ज्यादा होगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन की पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी. तो किसी भी गैस के लिए उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो होगा वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए. ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो एक का 30 है, एक का 50 है, तो 50 वाला मतलब क्या है,
दैट गैस कैन बी लिक्विफाई अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, वाइल 30 वाला क्या है, अप टू 30 ओनली। क्रिटिकल टेम्परेचर समझते हैं ना आप कि वी कांट लिक्विफाई द गैस बाय एनी एक्सटेंट ऑफ प्रेशर अबव दिस टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो ये हो। उसके बाद एक टेम्परेचर है, इसमें टेम्परेचर का क्या होता है, एड्जॉर्प्शन यूजुअली एक कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा ही क्या होती है, टेम्परेचर की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो x बाई एम क्या हो जाएगा बच्चों, कम। आगे दो आइसोथर्म ग्राफ कर्व दिखाए हैं मैंने आपको, दिखाऊंगा मैं आपको आइसोबार सॉरी, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है वो चेक करेंगे। प्रेशर का इंपैक्ट भी फ्रेंडलिच कर्व में मैंने आपको समझाया है आगे। तो प्रेशर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। तो अभी तो आप एक ही वर्ड सीखिए, x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। लास्ट पॉइंट, एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एड्जॉर्बेंट। एक्टिवेशन का मतलब होता है बाय रबिंग और स्लाइटली वार्म कर दिया ल्यूक हल्का सा, ठीक है, जिससे क्या होता है उस सॉलिड की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो एक्टिवेशन हो गया उसका, तो नाउ मोर गैसेस कैन बी एड्जॉर्ब। तो ये पॉइंट है जो एड्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आगे और डिटेल में आएंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक केमिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन में एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वही मैंने बताए हैं। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कौन सा बॉन्ड होता है, वान डेर वाल बॉन्ड होता है, वीक वान डेर वाल बॉन्ड होता है बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेंट, राइट। देखो फिजिकल चेंज आता है इसमें, नो स्पेसिफिक इन नेचर, रिवर्सिबल है, लो एक्टिवेशन एनर्जी है, लो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन है क्योंकि वीक वान डेर वाल फोर्स होता है, और मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ये बनाता है, ठीक है। जबकि इसमें देखो बच्चों केमिकल चेंज होता है, हाईली स्पेसिफिक है, मतलब स्पेशली वही करेंगे जिनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बीच में रिएक्शन होगी तभी हो पाएगा। तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनते हैं इनमें, इरिवर्सिबल नेचर है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हाई हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है, और यूनिमोलिकुलर लेयर ये बनाता है। तो ये फिजी एड्जॉर्प्शन और केमी एड्जॉर्प्शन के डिफरेंस आपको एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिए हैं, तो दोनों में से कहीं से भी देख लेना, ठीक है। ये देखिए फ्रेंडलिच का कर्व, जो प्रेशर के इंपैक्ट को समझाने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने लिया है। तो फ्रेंडलिच में देखिए x बाई एम का p के साथ ग्राफ ड्रॉ किया है, ये इस तरह का ग्राफ होता है। इनिशियली आप यहां तक इस ग्राफ को देखिए, सिर्फ ये लो प्रेशर पे है, लो प्रेशर पे x बाई एम क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, p है, p की पावर 1, तो x बाई एम इज इक्वल टू kp, इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आगे देखिए, हाई प्रेशर पर ये हो रहा है, यहां से आगे देखिए ये PS माना जाता है सैचुरेटेड प्रेशर, जिसके बाद डिपेंड नहीं करता प्रेशर पे x बाई एम, तो यहां डिपेंड नहीं कर रहा है, तो P के इंडिपेंडेंट है, तो P की पावर नॉट लिख दिया मैंने, KP नॉट, ये इक्वेशन क्या हो गई 2। तो ये तो एट लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर है। अब बीच की कंडीशन जो है उसमें क्लियर नहीं है, तो एट इंटरमीडिएट प्रेशर x बाई एम क्या कह सकते हैं, P रेज टू द पावर 1 बाई n, एंड दिस 1 बाई n मस्ट बी इन बिटवीन 0 to 1, नेचुरल है, वो 0 के प्रोपोर्शनल है, वो p की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, तो x बाई 1 बाई n क्या होगा, 0 से 1 के बीच का कोई नंबर होगा। तो अब देखिए x बाई एम इज इक्वल टू kp 1 बाई n, इस तरह से क्या करा गया है, पूरा समझाया गया है। तो यहां देखिए बच्चों, अब इसमें क्या करना होता है, एक और ग्राफ बनता है कि अगर इसको लॉग ले लें तो इट इज लॉग x बाई एम लॉग ऑफ k प्लस 1 बाई n लॉग p, ये चीज है। और इसका ग्राफ भी आप क्या कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ दिस इक्वेशन, ये लॉग ले लिया मैंने आपका, ये बना दी इक्वेशन, और ये फ्रेंडलिच इक्वेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज इंटरसेप्ट। तो ये तो इंटरसेप्ट हो गया लॉग के, ये क्या चीज है, लॉग x बाई एम, ये आप इसको y मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, इसको mx, तो ये पॉजिटिव स्लोप का एक ग्राफ आ गया जिसका स्लोप हो गया 1 बाई n, लॉग p के साथ ग्राफ है। तो ये फ्रेंडलिच इक्वेशन है, इसके बेस पे समझाया था। एक बार जेई के अंदर एक क्वेश्चन आया था, मेडिकल में तो नहीं आया हुआ, कि लॉग p की जगह उन्होंने क्या दिया था, कंसंट्रेशन। तो द सेम इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन फॉर द कंसंट्रेशन, x बाई एम दिस इज लॉग k प्लस 1 बाई n लॉग c। तो यहां पर अगर log p की बजाय log c भी आता है तो भी सेम रिलेशन होता है, सेम स्लोप बताना है, सेम इंटरसेप्ट बताना है, इस तरह का एक रिलेशन होता है। तो फ्रेंडलिच का कर्व है, इसी तरह एक लैंगम्यूर का केमिकल का कर्व होता है, लेकिन वो सब आते नहीं अपने आप, ठीक है। तो उसको लैंगम्यूर के बारे में बस 1-2 क्वेश्चन दिए होते हैं, उन्हीं को पढ़ लेना। ये मैंने टेम्परेचर का इंपैक्ट है, आइसोबार मतलब प्रेशर कांस्टेंट है टेम्परेचर के साथ, x बाई एम टी के साथ,
टी मतलब टेम्परेचर है, कैपिटल टी ले सकते हो आप इसको, चलिए कैपिटल टी ले लीजिए। टेम्परेचर के साथ इस तरह का कर्व है, ये कौन से के लिए होता है, ये फिजी एडजॉर्प्शन के लिए होता है। उसमें क्या होता है, वान डेर वाल बॉन्ड होता है, जो टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस वापस से डिजॉर्ब हो जाती है, ठीक है, जो एडजॉर्ब हुई थी टेम्परेचर बढ़ाने से वापस डिजॉर्प्शन हो जाता है, तो कंटिन्यूअसली इस तरह से हाइपरबोला कर्व बनता है और ये लगातार क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन अगर केमी एब्जॉर्प्शन है तो केमी एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर इनिशियली एक्स बाई एम बढ़ता है, बाद में डिक्रीज होता है। तो इनिशियली क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड, ये जो बोला था केमिकल बॉन्ड में नीडेड, दैट्स वाई ये क्या होता है, स्टार्ट में बढ़ता है बाद में। तो ये कर्व दिया है तो पूछे आपसे, तो ये फिजी एब्जॉर्प्शन का है, ये कौन सा है, केमी एब्जॉर्प्शन का। तो इतना आपको ये पढ़ना होता है एब्जॉर्प्शन में, ठीक है बच्चों। एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन में देखिए, गैस मास्क, जो टॉक्सिक गैसेस के लिए माइंस में जाते हैं तो गैस मास्क लगाया जाता है ताकि टॉक्सिक गैसेस वो क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ली जाए। ये बहुत सारे लिख दिए मैंने, प्रिजर्विंग वैक्यूम, शुगर, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, ठीक है, क्यूरिंग डिजीज, फ्लोटेशन में, ये सारा जो कैटालिसिस में और इनमें, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है। ओके, सेकंड पार्ट जो आता है, इसका 3 पार्ट है इसमें, एक तो सरफेस का था, दूसरा पार्ट होता है कॉलोइडल का और तीसरा पार्ट होता है कैटालिसिस का, ठीक है। तो अब आता है कॉलोइडल स्टेट्स ऑफ मैटर। कॉलोइडल स्टेट में क्या बात करें, 1 to 1000 नैनोमीटर की साइज के होता है कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं। तो एक क्रिस्टलॉइड्स होता है, एक क्या होता है, कॉलोइडल होता है। क्रिस्टलॉइड्स से कौन सा सोल्यूशन बनता है, ट्रू सोल्यूशन बनता है, छोटे पार्टिकल्स होता है, और इससे कौन सा सोल्यूशन बनता है, कॉलोइडल सोल्यूशन बनता है। अगर इससे बड़ी साइज के होते हैं तो फिर क्या होता है, सस्पेंशन बनता है, ठीक है। तो ये आपको अगले पेज पे दिखाया मैंने, देखिए ट्रू सोल्यूशन, कॉलोइडल और सस्पेंशन, ये साइजेस लिखी है, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 to 1000 नैनोमीटर, मोर देन 1000 नैनोमीटर। सस्पेंशन का मतलब होता है कि जो सोल्यूट पार्टिकल इतने बड़े होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज जो होती है इतनी बड़ी होती है कि उसको अपन नेकेड आई से भी देख सकते हैं। इसमें नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इसमें ट्रू सोल्यूशन में ना तो अपन नेकेड आई से, ना ही हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने इसमें लिख दी है, ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, ये डिफ्यूज स्लोली, ये ऐसे सारी बातें आपको बता दी, ठीक है। तो कॉलोइडल सॉल्यूशन किस तरह से बनता है, मेन आपको पॉइंट में ये इसकी साइजेस के बारे में याद करना है, ओके। अब देखिए कॉलोइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन है। कॉलोइड्स के क्लासिफिकेशन में सबसे पहला लिया मैंने फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। आप यूं मानिए, पहले के जमाने में अपन ये बोलते थे इसको, पहले के जमाने मतलब सॉल्यूशन जब चैप्टर पढ़ा था अपन ने, वहां पे नॉर्मल सॉल्यूशन होता है, वहां पे इसको सॉल्वेंट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट। तो डिस्पर्स्ड फेज इज लाइक सोल्यूट एंड डिस्पर्सन मीडियम इज लाइक सॉल्वेंट, ओके। तो यहां देखिए बच्चों, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, 8 ही टाइप के होते हैं। वैसे 9 टाइप के होते हैं, गैस का गैस में भी होता है, लेकिन गैस का गैस में जो होगा उसमें फेज 2 नहीं हो पाएगी, दैट्स वाई हम इसको कॉलोइडल कंसिडर नहीं करते हैं, ओके। ये सॉलिड लिक्विड, ये डिस्पर्सन मीडियम है, ये डिस्पर्स फेज है, ठीक है बच्चों। इन 3 बार सॉलिड ले लिया, सॉलिड लिक्विड गैस सब आ गए। अब देखिए बच्चों, सॉलिड सोलो, ये तो इनको नाम ये है, जेल, इमल्शन, एरो। इमल्शन किसको बोलेंगे, जब दोनों लिक्विड हो, ठीक है। जेल किसको बोलेंगे, जब लिक्विड सॉलिड के अंदर हो, ठीक है। एरोसॉल ये ऐसा हो, सॉलिड फोम। तो इनमें ये एग्जांपल दिए बच्चों, 1 या 2 बार तो नीट में एक क्वेश्चन आए हैं कि स्मोक इज एन एग्जांपल ऑफ, ऐसा क्वेश्चन आ गया। चीज, बटर, मिल्क, ये किसके, जैसे मिल्क है तो मिल्क किसका एग्जांपल है, इमल्शन का एग्जांपल है, जब दोनों ही क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो इनको जरूर स्क्रीनशॉट लेके आप इन एग्जांपल्स को, एनसीईआरटी में से दिए वही लिखें, फिर भी आप देखकर दोनों में से याद कर लें कि कौन सा एग्जांपल किसका है, ठीक है। डिस्पर्सन मीडियम के बेस पे, अगर वाटर होता है तो उसे बोलते हैं एक्वासोल या हाइड्रोसोल, एल्कोहल होता है तो एल्कोसोल बोलते हैं, बेंजीन होता है तो बेंजोसोल बोलते हैं, गैसेस होती है या एयर होती है बेसिकली तो उसे क्या बोलते हैं, एरोसोल, ठीक है। एक ये बताया गया किसके बीच में, इंटरेक्शन बिटवीन, तो उसके बीच में लायोफिलिक और लायोफोबिक बताया गया है। लायोफिलिक क्या होते हैं, जिनमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, जिससे मिलाते ही वो फॉर्म हो जाते हैं। लायोफोबिक वो होता है जिसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता, तो इनको बनाने के लिए भी आपको यू हैव टू यूज सम स्पेसिफिक मेथड, ठीक है, केमिकल मेथड या कुछ रिएक्शन बेस्ड सब वो करना पड़ेगा। तो हाईली हाइड्रेटेड है नहीं है, ये सारे जितने भी डिफरेंसेस हैं एनसीईआरटी में भी आपने पढ़े होते हैं। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक के बारे में आप अच्छे से आप जानते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज, तो इसमें भी आपको ये बताया गया है। इसमें देखो
मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर, एसोसिएटेड। मेनली आपको ये पढ़ना होता है एसोसिएटेड कोलाइड। इसमें जो मिसेल का फॉर्मेशन होता है, सोप का जो क्लीनिंग एक्शन होता है उसके अंदर देखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दे आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ आयंस और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी एक इसमें क्या रूल होता है कि अगर कुछ पार्टिकल्स छोटे हैं, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तक तो वो क्रिस्टलॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, कॉलॉइडल पार्टिकल के साइज के हो जाते हैं, कॉलॉइडल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हाई होते हैं, कंसंट्रेशन वो सब आपको पता होता है। ओके, ये जो मिसेल का फॉर्मेशन होता है, ये बीच में हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है जो हाइड्रोफोबिक है, और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ये क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में आता है। ये डर्ट और डस्ट को सब अंदर ले लेता है, बाद में वाटर के साथ वॉश आउट हो जाता है। तो इसमें दो वर्ड है ये मिसेल फॉर्मेशन में, सीएमसी और क्राफ्ट टेम्परेचर। सीएमसी की फुल फॉर्म है क्रिटिकल कंसंट्रेशन, और एक है क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर तो क्या होता है, टेम्परेचर above which micelle can be formed। जिस टेम्परेचर पर या उससे ऊपर मिसेल का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। और क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन बिलो दैट सॉल्यूशन, और ये जो पार्ट होता है वो क्रिस्टलॉइड्स होता है, और अबव दैट वो किसकी तरह बिहेव करता है, कॉलॉइडल। ये वो कंसंट्रेशन है जिससे नीचे तो वो ट्रू सॉल्यूशन यानी क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करते हैं, और इससे हाई कंसंट्रेशन पर क्या होते हैं, वो किसकी तरह, कॉलॉइडल। तो सोप के लिए जैसे 10⁻³ मोल्स पर लीटर एक ये होता है, तो उससे नीचे तो वो क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करेंगे, उससे ऊपर वो किसकी तरह क्या काम करेंगे, मिसेल बनाएंगे, कॉलॉइडल की तरह वो बिहेव करेंगे। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन एंड क्राफ्ट टेम्परेचर। ये दोनों पॉइंट आप याद करके रहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड, मैकेनिकल इंटीग्रेशन होता है। कॉलॉइडल मील होती है जिसमें इस तरह से दो पार्ट होते हैं उसके, उसमें चलाते हैं अपन ऐसे मील को। तो जिनकी साइज बड़ी होती है वो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करके उसको जब मैश किया जाता है तो उससे कॉलॉइडल साइज के पार्टिकल बनते हैं। ठीक है ना। दूसरा देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रो डिस्टिंटिंग ब्रेडिक आर्क मेथड। ब्रेडिक आर्क मेथड इस तरह का होता है, ये जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर इनके लिए यूज की जाती है। जैसे ये प्लेटिनम के मान लो रॉड्स हैं, इनको इलेक्ट्रिक आर्क देकर इससे टच कराया जाता है। इसमें क्या भरा होता है, ये कोल्ड वाटर होता है जो आइस में रखा हुआ है, प्लस इसमें थोड़ा सा KOH मिलाया जाता है जो किसका काम करता है, स्टेबिलाइजर। तो जब ये इनको जब टच कराया जाता है तो ये मेटल जो होते हैं हाई इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से क्या होता है, सीधी उनकी वेपर बनती है, लाइक वेल्डिंग में देखा ना हमने ऐसे, और वो वेपर इस कोल्ड वाटर में क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। तो इसको ब्रेडिक आर्क मेथड बोलता है। ठीक है बच्चों। एक होता है पेप्टाइजेशन, वर्ड जरूर सीखना है क्योंकि कई बार क्या आता है, थ्योरी के क्वेश्चन आता है पेप्टाइजेशन इज, तो हमें पता ही नहीं हो पेप्टाइजेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी होता है। लाइक इसकी इक्वेशन लिख देता हूं मैं, जैसे FeOH होल थ्राइस है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है। इसे जब उसी इलेक्ट्रोलाइटिक के सॉल्यूशन में जैसे FeCl3 में आपने रखा तो ये FeOH होल थ्राइस, ये पीपीटी जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी को इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट करना, कॉलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। बाकी ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइडल सोल्स बाय केमिकल रिएक्शंस। अब ये हाइड्रोफोबिक जितने भी होते हैं वो इजीली बनते नहीं है, तो उनके लिए सम स्पेसिफिक मेथड यूज करते हैं। इनमें भी इक्वेशन एक एक बता रहा हूं, वो आपको ध्यान देना है। बाय डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चों, जैसे आपको कोई सॉल्यूशन बनाना है, AgNO3 प्लस क्या मिलाया आपने, NaCl, तो ये AgCl प्लस NaNO3, इसे डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये पीपीटी आता है और बाद में इसका क्या बन जाता है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही क्या कर सकते थे आप, कोई भी और ले सकते थे आप ऐसे रिएक्शन बाय द रिडक्शन। रिडक्शन में देखो बच्चे AuCl3 होता है, AuCl3 में आपने क्या मिलाया, SN मिलाया, तो ये क्या हो जाता है, SnCl2 बन जाता है। ये SnCl2 ले लो तो आप SnCl4 बन गया, और प्लस ये क्या बन जाता है, Au, तो ये गोल्ड सॉल्ट बनता है इस तरह से। तो ये रिडक्शन हुआ है AuCl3 का Au में। ऑक्सीडेशन कराना हो
तो ऑक्सीडेशन में देखो बच्चों, देखें H2S प्लस क्या होता है Br2, तो S प्लस 2HBr, तो इसमें ये क्या बना है सल्फर सॉल्ट बना है। सल्फर सॉल्ट बनाने के लिए ये इसका इसमें क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है, जबकि AuCl3 का Au में क्या हुआ था रिडक्शन हुआ था। ठीक है बच्चों, ये तो रिएक्शन है सीधा ऑक्सीडेशन के थ्रू बना सकते हैं, रिडक्शन के थ्रू बना सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट से बना सकते हैं, बाय हाइड्रोलिसिस। जैसे आप देखो FeCl3 है, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं अपन, तो ये FeOH का होल थ्राइस, ये पीपीटी आता है पहले तो, राइट, और बाद में इस पीपीटी भी इस FeCl3 के प्रेजेंस में क्या हो जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइडल फॉर्म हो जाता है। तो ये कोलॉइडल बनाने के कुछ केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड थे। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड 3 प्रोसेस होते हैं। डायलिसिस, डायलिसिस के आगे एक ये वर्ड भी लिखा रहता है, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, इलेक्ट्रोडायलिसिस। डायलिसिस वैसा ही है जैसा जब किडनी फेलियर हो जाती है तो बॉडी में डायलिसिस कराना पड़ता है ना, किडनी कम कर देती है काम करना, तो डायलिसिस से आर्टिफिशियल प्योरिफिकेशन कराया जाता है, वही चीज है। तो यहाँ पर ट्रू सोल्यूशन के साथ कोलॉइडल है, तो उसमें से क्रिस्टलॉइड्स की इंप्योरिटी को हटाने के लिए वाटर में रखते हैं तो अपने आप डिफ्यूज होती है, और इलेक्ट्रोड लगाने से वो डिफ्यूजन थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज डायलिसिस। नाम इसलिए याद करने, कई बार तो मैंने क्वेश्चन ऐसा देखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई कोलॉइडल, उसमें लिखा रहता है पेप्टाइजेशन, डायलिसिस, ब्रेडिगार्ग मेथड। तो कुछ प्रिपरेशन के मेथड है, कुछ प्योरिफिकेशन के हैं, सब आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये दूसरा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, एक फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर के थ्रू अपन कोलॉइडल को जब पास करते हैं तो वो उसमें से पार हो जाता है। फिल्टर पेपर के थ्रू अपन कोलॉइडल को फिल्टर नहीं कर सकते बिकॉज पोर साइजेस क्या होती है लार्ज होती है। तो फिल्टर पेपर को किसी एक पर्टिकुलर थिक सॉल्यूशन हो जाए, एसिटिक एसिड या कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉडियन सॉल्यूशन में क्या करा जाता है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन ये है जिसमें डिप किया जाता है। और ये क्या चीज होता है, देखो जनरली यूजिंग 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल ईथर मिक्सचर में 4% सेलुलोज नाइट्रोसेलुलोज होता है, ये कोलॉइडन है। इसमें डिप करने से क्या होता है, थिक होता है, तो वो कुछ पोर साइजेस को क्या कर देता है, कम कर देता है, उसके ऊपर आ जाएगा ले। तो बाद में उसको हार्डनिंग करने के लिए किसमें, फॉर्मेलिन में डिप किया जाता है, ये लिखा हुआ फॉर्मेल्डिहाइड में, ये फॉर्मेलिन सॉल्यूशन होता है, उसमें डिप करा तो उसके बाद पोर साइजेस ऑफ फिल्टर पेपर इज रिड्यूस, दैट्स व्हाई नाउ वी कैन फिल्टर द कोलॉइडल थ्रू इट। अदरवाइज तो एनिमल मेम्ब्रेन या कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेनी पड़ती है कोलॉइडल को फिल्टर करने के लिए। तो ये एक प्रोसेस है अल्ट्रा। इसी तरह ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस का नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट हैं जो कोलॉइडल को प्योरिफिकेशन में काम आते हैं। प्रॉपर्टीज में देखिए, ब्राउनियन मोशन, टिंडल इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेसिस, 3 मेन प्रॉपर्टी होती है, तीनों के नाम याद रखना। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, जिगजैग मोशन होता है, राइट, कोलॉइडल पार्टिकल जिगजैग मोशन करते रहते हैं, उसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब भी अपन किसी सॉल्यूशन के अंदर से, जैसे टॉर्च से अपन ऐसे किया, तो ये लाइट का जो पाथ होता है वो क्या हो जाता है, विजिबल होता है, यानी बेसिकली अपन क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो लाइट की स्कैटर होकर लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। याद रखना है, बस चीजें थोड़ा सा स्ट्राइक करनी है, बस पढ़ी हुई होगी तो वो लिखी तो थ्योरी में दिखेगी नहीं, अपने को रट के थोड़ी जाना है उसको। और इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें एक ऐसे ट्यूब लेते हैं, जैसे यूट्यूब लिए अपन ऐसे, ये वो यूट्यूब नहीं है जो आप देखते रहते हो, यहाँ प्लस और यहाँ क्या है माइनस। मान लो इसमें आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड जो होता है वो कैसा कोलॉइड है, नेगेटिव कोलॉइड है, इसको फिल कर दिया। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सारे सारे कोलॉइडल पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव पर क्या हो जाएगा, डार्क येलो कलर हो जाएगा। तो डार्क येलो कलर ये शो करेगा कि द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर कोलॉइडल पार्टिकल अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये आपको इसमें देखना था। कोगुलेशन पावर एंड कोगुलेशन वैल्यू, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आने के चांस 100% होते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव कोलॉइड और एक क्या होता है, नेगेटिव कोलॉइड। ठीक है, नेगेटिव कोलॉइड में आप याद करिए जितने भी सल्फाइड्स होते हैं ये आते हैं, और पॉजिटिव कोलॉइड में जो होंगे हाइड्रोक्साइड्स आते हैं। ठीक है, ये तो मेन है। बाकी जो इम्प्योरिटीज है,
डस्ट वगैरह की, ब्लड है उसमें भी होता है, ये सब क्या है, नेगेटिव कोलाइड माने जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने दे रखा है कौन कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव कोलाइड है, ये आता है। तो अब नेगेटिव पॉजिटिव कोलाइड जो है, इनका जो सोल्यूशन बना होता है दैट इज बेसिकली लायोफोबिक होता है, बहुत मुश्किल से बनाया हुआ होता है, तो लेस स्टेबल होता है, थोड़ा अनस्टेबल है, तो वो कोगुलेट होने के चांस रहते हैं। कोगुलेशन का मतलब आप यूं समझ लीजिए प्रेसिपिटाइजेशन, फ्लकुलेशन भी बोलते हैं, प्रेसिपिटाइजेशन भी बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। जैसे आप देखते हो ना, सिरप होती है एग्जाम्पल मेडिसिन में, तो वो सिरप जो होती है आप देखते हो, डॉक्टर आपको बोलता है सीक वेल बिफोर यूज, तो आप क्या ऐसा थोड़ी करते हो कि पहले अपन ने वो ले ली फिर आप खुद डांस कर रहे हो कि हाँ भाई डॉक्टर ने बोला था हम भूल गए थे। पहले क्या होता है उस मेडिसिन में जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल हो जाती है, काफी लंबे समय तक पड़ा रहता है, तो कोलोइडल का कोगुलेशन हो जाता है, तो वो प्रेसिपिटेट आ जाता है, जो डिजोल्व हुई चीजें वापस बाहर आती है और ग्रेविटेशन की वजह से सेटल हो जाती है। तो इसलिए उस मेडिसिन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वी हैव टू शेक वेल दैट मेडिसिनल सिरप। ओके, तो वो उसको आप ऐसा करते हैं। तो ये एक बताया गया कोगुलेशन होने के क्या क्या तरीके हैं। एक तो बहुत लंबे समय तक अपन ने रख दिया, बहुत लो टेम्परेचर हो गया तब भी हो जाएगा। एक मेन जो बताया गया था, हार्डी शुल्ज़े ने बताया था कि कोगुलेशन पावर जो होती है किसी की भी, बेसिकली कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दें हम किसी में तो कोगुलेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट की कितनी अमाउंट मिलाएं तो कोगुलेशन होगा, तो कोगुलेशन पावर उसी बात को डिफाइन करेगी। ये क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रोलाइट, और चार्ज भी कौन सा वाला, ऑपोजिट चार्ज। तो चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हार्डी शुल्ज़े ने बताया था। जैसे पहला पॉइंट देखते हैं, फॉर FeOH होल थ्राइस, ध्यान देना बच्चों इसमें जरूर क्वेश्चन आएगा ये। फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज अ पॉजिटिव कोलाइड, ठीक है, ये एक पॉजिटिव कोलाइड है। तो पॉजिटिव कोलाइड के लिए अब आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, जैसे अपन ने क्या मिलाया पहले, NaCl, Al2SO4 होल थ्राइस, Mg3PO4 होल ट्वाइस, K4FeCN6, ये मैंने ऑर्डर दिए हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया पॉजिटिव कोलाइड में, तो किसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, तो हम क्या कहेंगे, इसकी सबसे ज्यादा होगी। वाई, बिकॉज देखो बच्चों उसमें कौन सा आयन है, FeCN6 4 माइनस, फिर कौन है दूसरा, फॉस्फेट, फिर कौन सा आयन है, सल्फेट, फिर कौन सा है, क्लोराइड। तो ये कोगुलेटिंग पावर का ऑर्डर होगा। अपोजिट आयन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, पॉजिटिव कोलाइड है तो नेगेटिव आयन को देखेंगे, नेगेटिव कोलाइड है तो पॉजिटिव आयन को देखेंगे। बहुत आसान होता है, बस ये ऐसे आंसर देना होता है। अब दूसरी बात देखिए बच्चों, कई बार क्या पूछ लेते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू, तो ये आपको आंसर दे देना है इस तरह से, बस जिसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू या फ्लक्चुएशन वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सो व्हाट इज कोगुलेटिंग वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या होता है, मिलीमोल्स में वो मिनिमम अमाउंट है उस प्रोटेक्टिंग, उस कोगुलेटिंग एजेंट का जिसका मिनिमम अमाउंट है जो कोगुलेशन के लिए क्या होता है, सफिशिएंट होता है। तो मिनिमम किसका चाहिएगा, इन सब में से सबसे कम क्वांटिटी किसकी चाहिएगी, इसी की चाहिएगी, K4FeCN6 की, क्योंकि जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी कम क्वांटिटी से ही कोगुलेशन हो जाएगा ना। तो ये वो एग्जांपल है जिसकी कम से कम क्वांटिटी हमें क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद फॉस्फेट वाले की, फिर सल्फेट की, फिर केक्स की। तो जो अपोजिट आयन जिसकी, आप तो इतना समझिए, जिसकी आप तो कोगुलेटिंग पावर निकाल लिया करें, और जिसकी कोगुलेशन पावर ज्यादा होगी उसकी कम क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी। तो ये जो ऑप्शन होगा ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो Cl माइनस के लिए ज्यादा क्वांटिटी चाहिएगी, जबकि K4FeCN6 जो आपने लिया है उसकी सबसे मिनिमम क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी होती है इन मिलीमोल्स, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछा जाता है, छोटी छोटी टेक्निकल बात है। तो मिलीमोल्स में वो क्वांटिटी है जो मिनिमम रिक्वायर्ड होती है किसी के कोगुलेशन के लिए। और पॉजिटिव कोगुलेशन कोलाइड और नेगेटिव कोलाइड के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह अगर यहाँ मैं नेगेटिव का एग्जाम्पल लेता, जैसे मैंने ये लिया, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर देखो बच्चों NaCl, एक है AlCl3, एक है BaCl2, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो किसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी, 1, फिर 3, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, 2 की, क्योंकि इसमें Al है। अपने को क्या देखना है, Al+3, बेरियम 2+, और यहाँ क्या है, सोडियम प्लस।
नेगेटिव कोलाइड के लिए पॉजिटिव आयन को चेक करना है, पॉजिटिव कोलाइड के लिए नेगेटिव आयन को चेक करना है, और वो कोगुलेटिंग पावर होती है, चार्ज जितना ज्यादा होता है, और उसका अपोजिट होता है कोगुलेटिंग वैल्यू। क्लियर है ना? पक्का आने वाला है क्वेश्चन ये, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। प्रोटेक्टिंग एक्शन एंड लाइफिलिक और गोल्ड नंबर। अब देखो बच्चों क्या होता है, कोगुलेशन हो जाता है किसी का भी, तो कोई भी सोल्यूशन हम इसलिए थोड़ी बनाते हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो कोगुलेशन से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू डू सम मेजर्स। तो उस मेजर्स में ये आता है कि हाउ कैन यू प्रोटेक्ट दैट, तो सम प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स होते हैं। तो जो लायोफोबिक होता है जनरली, ये है एक वर्ड लायोफोबिक, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसका कोगुलेशन होने के चांस रहता है, वो लायोफोबिक ही होता है, ठीक है। इसमें हम क्या मिलाते हैं, लायोफिलिक कोलाइड मिलाते हैं। लायोफिलिक कोलाइड में जैसे जिलेटिन है, स्टार्च है, गम है, डिटर्जेंट है, ये सब चीजें इनको मिलाते हैं। अब इनमें से किसकी प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा होगी ये चेक करना है, और ये डिपेंड करता है किस पर, गोल्ड नंबर पर। तो गोल्ड नंबर की टेक्निकल डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। देखिए बच्चों, ये हमने गोल्ड नंबर को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि 10 ml गोल्ड सॉल्ट लिया आपने, हमने कितना लिया है, 10 ml गोल्ड सॉल्ट है अपने पास, राइट। उसमें हम क्या मिलाते हैं, NaCl मिलाते हैं। 10% NaCl का क्या मिलाते हैं, 1 ml। ये टेक्निकल बातें हैं, स्पेसिफिक है। 10 ml गोल्ड सॉल्ट और 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड, ये मिलाने से कोगुलेशन नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको कितना मिनिमम मिलीग्राम्स किसी सब्सटेंस के मिलाने पड़ेंगे लायोफिलिक के, दैट इज गोल्ड नंबर। तो हम क्या कहते हैं, मिनिमम मिलीग्राम्स, मिलीग्राम्स में होता है, पक्का ध्यान रखना किसका, ऑफ लायोफिलिक या प्रोटेक्टिंग कोलाइड विच मस्ट बी एडेड टू प्रोटेक्ट 10 ml ऑफ ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड सॉल्ट फ्रॉम कोगुलेशन बाय 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन। तो 10% NaCl का 1 ml मिलाने पर 10 ml गोल्ड सॉल्ट का कोगुलेशन नहीं हो, उसके लिए मिनिमम कितने मिलीग्राम्स किसी प्रोटेक्टिंग कोलाइड के मिलाने पड़ेंगे, दैट इज गोल्ड नंबर। याद रखना, जैसे देखो इसमें मैथमेटिकली मैं कोई क्वेश्चन समझाता हूं। जैसे हमने कहा कि 100 ml गोल्ड सॉल्ट है और उसमें हमने क्या मिलाया है, 1 ml 10% NaCl। ये तो मैंने सेम स्टैंडर्ड रखा है, लेकिन यहां मैंने 100 ml कर दिया, और इसके लिए उसने बोला है कि कितना, 0.025 kg, या ऐसे दे दो 0.0025 kg आपको क्या मिलाना पड़ रहा है, जिलेटिन मिलाना पड़ रहा है मान लो, टू प्रोटेक्ट द फ्रॉम कोगुलेशन। तो इसका गोल्ड नंबर क्या होगा, तो पहले तो इसको केजी में बदल, केजी को किसमें बदलिए, मिलीग्राम्स में। तो मिलीग्राम में बदलना, केजी मत लिखिए, ग्राम लिखिए बच्चों, केजी तो बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा फिर। ये क्या चीज है बच्चों, ग्राम है। 0.0025, तो ये कितना हो गया, 2.5 मिलीग्राम्स हो गया। लेकिन क्या गोल्ड नंबर 2.5 मिलीग्राम होगा, नो, ये 2.5 कितने को प्रोटेक्ट कर रहा है, 100 ml को। तो 10 ml को प्रोटेक्ट कितना करेगा, 0.25 मिलीग्राम। तो इसका गोल्ड नंबर जो होगा वो होगा बच्चों 0.25। समझ में आ गया। तो मिलीग्राम मिनिमम 10 ml को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने होते हैं, दैट इज गोल्ड नंबर। बस यही चीजें आपने को ध्यान रखनी होती है। तो गोल्ड नंबर को आप अच्छे से पढ़ के रखिए। इमल्शन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो लिक्विड लिक्विड से बनते हैं। तो देखो दो तरह के होते हैं, ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर का मतलब क्या है, ऑयल डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सन मीडियम वाटर, ज्यादा जो होता है वो सॉल्यूशन होता है, डिस्पर्सन मीडियम होता है। तो ऐसे एग्जांपल आएंगे। तो वाटर, इस एग्जांपल में क्या लिख सकते हो, जैसे अपन ने क्या लिख दिया, मिल्क। मिल्क में वैसे भी 70% तो बाय डिफॉल्ट वाटर ही होता है, बाकी फैट्स होती है। वाटर इन ऑयल, इस बार ऑयल ज्यादा होगा, तो ये डिस्पर्स फेज इन ऑयल है, तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं, कोल्ड क्रीम ले सकते हैं। इसमें वेनेसिंग क्रीम इसमें आ जाएगी। वेनेसिंग क्रीम जो गर्मी में यूज की जाती है, उसमें वाटर का पार्ट ज्यादा होता है, ऑयली पार्ट कम होता है। और ऑयली पार्ट ज्यादा हो जैसे चीज में, बटर में, तो वो सब क्या हो जाएंगे, कोल्ड क्रीम है। ये सारे एग्जांपल किसके हो जाएंगे, वाटर इन ऑयल के। ऑयल बेस्ड हो, एक वाटर बेस्ड होता है। तो वाटर ज्यादा होगा तब तो ये वाला होगा, ऑयल ज्यादा होगा तो ये वाला होगा। ठीक है। एप्लीकेशन में देखिए बहुत जगह, मेडिसिन, फूड आर्टिकल्स में, कॉस्मेटिक्स में, सब जगह पे काम आता है।
जो स्काई ब्लू दिख रहा है, या फिर आर्टिफिशियल रेनिंग है, टैनिंग वगैरह लेदर इंडस्ट्री में काम आता है, रबर इंडस्ट्री में। और एक स्मोक स्क्रीन बनाना, एक कॉटरल का स्मोक प्रेसिपिटेशन होता है जिससे चिमनीज बनाई जाती है, जिसमें क्या लगता है, ये फैक्ट्रीज होती हैं, इनमें जो पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो वो सारी बातें, एक डेल्टा फॉर्मेशन है, ये सब बातें आपको मैंने इसमें लिख दी है जो कोलोइडल की एप्लीकेशंस है। ओके, कैटलिसिस देखो, पॉजिटिव कैटलिसिस। पॉजिटिव कैटलिसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो कैटलिस्ट यूज करके रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिसिस। अगर कैटलिस्ट क्या करता है, रेट को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो वो कौन से होते हैं, नेगेटिव कैटलिसिस होता है। ठीक है। होमोजीनियस कैटलिसिस, जब कौन, रिएक्टेंट्स प्लस कैटलिस्ट दोनों के क्या हो, फिर सेम हो। प्रोडक्ट का मतलब नहीं है रिएक्टेंट और कौन, कैटलिस्ट, सब गैसेस है देखिए, तब इसे बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिसिस। लेकिन जैसे रिएक्टेंट गैसेस हैं और ये कैटलिस्ट कैसा है, तो अनलाइक हो, नॉट सेम, तब कौन सा होता है, हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। एडजॉर्प्शन थ्योरी के अंदर इसकी बजाय आप ग्राफ, ये तो आप पढ़ लेना, ग्राफ से देखिए, ये एक डायग्राम देखिए, सॉरी ग्राफ क्या, ये कैटलिस्ट का सरफेस एरिया होता है, तो इसके ऊपर A प्लस बी है, तो वो पहले इसके ऊपर क्या होता है, एडजॉर्ब होता है, तो पहले क्या होता है, डिफ्यूज होकर उस पर एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फॉर्मिंग लूज बॉन्ड, इस तरह से एडजॉर्प्शन होगा, और बाद में वापस से क्या होता है, डिजॉर्प्शन होकर इस तरह का होता है। तो ये सब साइजेस पे और उन सब पे डिपेंड करता है कि कौन किसके लिए अप्रोप्रिएट होता है, तो स्पेसिफिक पार्ट होता है ये। तो पहले एडजॉर्प्शन होगा, फिर क्या होगा, वापस से डिजॉर्प्शन हो जाएगा। तो ये आपने एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन से पढ़ा हुआ भी है। सम इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, एक होता है एक्टिविटी और एक होता है सेलेक्टिविटी। आपने बोर्ड में भी क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। तो देखो एक्टिविटी क्या होता है, द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज द कैपेसिटी टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ये तो एक्टिविटी है उसकी। सेलेक्टिविटी देखना, इज द एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू फॉर्म पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग अदर्स। जैसे क्या होता है, कई बार ऑक्सीडेशन से हम जानते हैं अल्कोहल भी बनता है, एल्डिहाइड्स भी बनते हैं, एसिड भी बनते हैं। तो देखिए CO प्लस H2, ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड, और CO प्लस H2 इससे क्या बन गया, मिथेनॉल बन गया। तो एक में अल्कोहल बन रहा है, एक में क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। तो ये कैटलिस्ट की एक स्पेसिफिक नेचर है, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी। ओके, जियोलाइट होता है, तो जियोलाइट कई जगह आ चुका है, परम्यूटेड मेथड में भी आता है, हार्डनेस ऑफ वाटर वाले में। ये एल्यूमिनोसिलिकेट्स होता है, तो सोडियम या उसके एल्यूमिनोसिलिकेट्स हैं इस तरह से। इसमें एक नाम याद रखना है, ZSM, ये सेफ सेलेक्टिव कैटलिसिस है। ये जियोलाइट क्या करता है, अल्कोहल को किसमें, हाइड्रोकार्बन, जो गैसोलीन होता है, पेट्रोल जिसे बोलता है, उसमें कन्वर्ट करता है। हाइड्रोकार्बन की जगह आप क्या लिख दोगे, गैसोलीन में। ZSM5 एक कैटलिस्ट है। इनमें क्या होता है, पोर साइज उसके अंदर फिट आने वाले में ही कैटलिसिस कर पाते हैं ये। तो ये अल्कोहल को गैसोलीन में बदलने वाला एक एग्जाम्पल आपको याद कर लेना, ZSM5। ठीक है, बस। एंजाइम कैटलिसिस है, तो एंजाइम भी बहुत स्पेसिफिक होता है, बहुत कम क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है। तो कुछ एंजाइम्स अपन अल्कोहल वगैरह हम देख चुके हैं, वही सब वापस लिखे हैं। मैं देखो, ये अगर आपने क्या लिया, शुगर का इन्वर्जन करा रहे हैं तो इन्वर्टेस लेते हैं अपन यहाँ। अगर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज को कराते हैं जाइमेस होता है, जो इथेनॉल बनाते हैं, बताया था मैंने। स्टार्च को इसमें बदलेंगे तो डायस्टेस होता है, और फिर माल्टोस को बदलेंगे तो माल्टेस होता है, एक लैक्टोस को बदलते हैं लैक्टेस होता है। तो ये सब एंजाइम्स हैं, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, कहाँ होते हैं, सब बताया गया। ठीक है बच्चों, तो इतना तो आपको पढ़ना था किसमें, सरफेस केमिस्ट्री में। अब इसके बाद आता है देखिए मेटलर्जी। मेटलर्जी में बहुत सिंपल पार्ट है, ये कुछ मेटल और उसके नाम लिख दिए मैंने। कई बार तो ये आता है बच्चों कि कुछ नाम देखो, पायरोलुसाइट तो ये MnO2, कैसिटेराइट SnO2, ये नाम याद होने चाहिए। बॉक्साइट, हेमाटाइट, कॉपर पायरेटिन, ये सबको याद होता है, लेकिन कुछ स्पेशल, जैसे देखो एजुराइट, कैलेमाइन, सिडेराइट, ये देखो ना, मेलेकाइट, मेलेचाइट और लाइमस्टोन, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। गैलेना, PbS को बोलते हैं, सिनेबार, FgS को बोलते हैं, जिंक ब्लेंड तो आप पढ़ चुके हैं पहले, आयरन पायरेटिस, कॉपर पायरेटिस। तो ये कुछ और के नाम है, यही नहीं लिए मैंने, S ब्लॉक, P ब्लॉक सबके इसमें डाल दिए, जो कॉमन नेम कभी कभार आते हैं। तो एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक इसका ले लो। सोडियम में देखो, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडा एस, रॉक सॉल्ट तो सब जानते हो, चिली साल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट को बोलते हैं। एक पोटेशियम का आएगा, वो इंडियन साल्ट पीटर होता है, KNO3। फ्यूजन मिक्सर किसको बोलते हैं,
ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट कई बार आता है, ये फॉर्मूला याद करना है आपको। हाइपो सोडियम थायोसल्फेट है, बोरेक्स है, सोडियम सल्फेट, ग्लूबर सॉल्ट है, ये भी कई बार आता है। एप्सम सॉल्ट आता है एक, ठीक है, वो मैग्नीशियम में आएगा। ये कुछ नेम है जो आपको बच्चों याद करने चाहिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रखिए इनके। पोटेशियम में आ गए, देखो कार्नलाइट आ गया, इंडियन सॉल्ट पेटर के NO3 आ गया। पर्ल एस किसे बोलते हैं, देखो पोटेशियम पोटाशियम, पोटाशियम जिसे बोलते हैं, फिटकरी का फॉर्मूला होता है। माइका, बैरिल, बैराइटा, मैग्नेसाइट, एप्सम सॉल्ट ये रहा देखो, डोलोमाइट, मैग्नीशिया, MgO। एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं आप देखिए, यहां लिख देता हूं, खाली जगह है, MgOH होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये किस में आता है आप जानते हो ना, डाइजीन और ये जो जितनी भी एंटासिड्स आते हैं सिरप, उनमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है। मेटलर्जी के 3 पार्ट है बेसिकली, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, रिडक्शन ऑफ ओर और एक प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। कंसंट्रेशन ऑफ ओर से क्या होगा, ओर को प्योरीफाई करेंगे अपन। ये मेटलर्जी का मतलब होता है ओर से अपन किसको एक्सट्रैक्ट करें, मेटल को एक्सट्रैक्ट करें। रिडक्शन ऑफ ओर में क्या होगा, हमें क्या गेट होगा, टू गेट मेटल, और फाइनली लास्ट में जो मेटल है उसको प्योरीफाई करना है। ये 3 स्टेप होते हैं, इनके लिए स्पेसिफिक चीजें जो बताई गई है। ये एक मैंने चार्ट बनाया आपके लिए, देखो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ध्यान से देखो इसे। सबसे पहले ओर का कंसंट्रेशन करना है। कंसंट्रेशन के प्रोसेस कौन कौन से हैं वो नेक्स्ट पेज पे बताया मैंने। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में ओर को प्योरीफाई करेंगे, जिससे कि अनवांटेड चीजों को हम हटा देंगे, ठीक। मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी जो होते हैं उनको तो अपन क्या इलेक्ट्रोलाइसिस से ही कर सकते हैं, और कोई तरीका होता नहीं है, उससे ही उनके इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर वो उनके मेटल गेट होते हैं। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी होता है, उनमें कार्बोनेट्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं। तो सल्फाइड को तो रोस्टिंग करके ऑक्साइड में बदलेंगे, इसका कैल्सिनेशन करके हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑक्साइड में बदलेंगे। ऑक्साइड आने के बाद उसको रिडक्शन करेंगे तो मेटल, और फिर मेटल का प्योरिफिकेशन करेंगे, राइट। और अगर लो रिएक्टिविटी के होंगे, जो सल्फाइड और है कुछ, तो फ्रोथ फ्लोटेशन वगैरह से कंसंट्रेशन कर लिया अपन ने, उसके बाद सल्फाइड और रोस्टिंग किया, फिर मेटल आ गया, मेटल को फिर क्या कर लिया अपन ने, रिफाइन कर लिया। तो ये कुछ प्रोसेस है जो अलग अलग रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए दिखाया मैंने। ऐसे देखो कंसंट्रेशन के लिए भी क्या है, हैंड पिकिंग। जब साइजेस में बहुत डिफरेंस है तो अपन हैंड से अलग कर देते हैं, ठीक है। ग्रेविटी सेपरेशन, ये क्या होता है, एक स्लोपिंग पाथ के ऊपर क्या करा जाता है, उसको तेज तेज मेज को हिलाया जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे जो ग्रेविटी का डिफरेंस होता है उससे अलग हो जाता है। एक मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, आपने देखा हुआ है, 2 मैग्नेट का ऐसे लगाया होता है और उस पर एक कन्वे बेल्ट लगाया होता है इस तरह से, इस पे यहाँ और डालते हैं तो एक तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, एक यहाँ पर। तो इनमें जो मैग्नेट से चिपके रहते हैं वो तो क्या होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं, और जो भी नॉन मैग्नेटिक है वो पहले गिर जाते हैं। तो और अगर मैग्नेटिक है तो बाद वाला ले लेंगे, नॉन मैग्नेटिक और है तो मैग्नेटिक इंप्योरिटीज दूर हो जाएगी। ये मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। लीचिंग वो होता है जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या करना होता है, इंप्योरिटीज को हटाना होता है, दैट इज कॉल्ड लीचिंग। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ये काफी बार पूछा जाता है। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड बेसिकली किसके लिए होता है, फॉर सल्फाइड्स, बिकॉज सल्फाइड और की जो विटेबिलिटी होती है ऑयल में वो सबसे उनसे ज्यादा होती है, तो विटेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से सल्फाइड्स के लिए यूज किया जाता है। और इसमें एक खास क्वेश्चन जो आता है कि इसमें एक तो क्या होता है, ऊपर लाने वाले होते हैं, एक इसका फ्रोथ बनता ही है, सल्फाइड और भी होता है। इसमें एक NaCN होता है, इसका नाम जरूर याद करना है, ये होता है डिप्रेसेंट। ये डिप्रेसेंट क्या करता है, जैसे इस तरह का एग्जांपल आया PbS और ZnS, 2 सल्फाइड और का मिक्सचर है, उसमें से आपको एक सल्फाइड और को अलग से गेट करना है, तो ये NaCN डिप्रेसेंट मिलाया जाता है। ये क्या करता है, जिंक को तो क्या कर लेता है, जिंक का कॉम्प्लेक्स बना के वहीं रोक लेता है, और PbS को क्या करता है, अलाउ करता है फ्रोथ बनाने के लिए। तो डिप्रेसेंट वो होते हैं जो एक सल्फाइड और को तो अलाउ करते हैं फ्रोथ बनाने के लिए, दूसरे को क्या करते हैं, रिएक्शन के थ्रू रोक लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सबको इतना आइडिया है। लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, इसमें देखिए बच्चों, बेयर्स, हॉल्स और सरपेक्स, ये मेथड होता है इसमें। इनके थ्रू हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं। तो बेयर्स मेथड, आपका जो बॉक्साइट का जो ओर होता है Al2O3.2s2, ये बॉक्साइट है, इसको किसके साथ, NaOH के साथ आप हीट करते हो, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस वाटर, ये बनता है, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ठीक है मैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, इसको शेक वेल, प्रॉपरली शेक वेल करते हैं, तो क्या होता है, NaOH अलग हो जाता है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट PPT आता है, जिससे फिल्टर कर लेते हैं, उसको ड्राई कर लेते हैं,
और लास्ट में इस ड्राई करे हुए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब किसी आर्क में हीट करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो Al2O3 और वाटर अलग हो जाता है। तो ये तो मेथड हुआ बेयर्स मेथड। बेयर मेथड तो ये हो गया। अब हॉल्स मेथड में क्या होगा, NaOH को हटाकर उसकी जगह क्या लिया जाएगा, Na2CO3 लिया जाएगा। तो यहाँ कोई खास फर्क नहीं आएगा, ये सेम बनेगा प्लस CO2 बन जाएगी, साथ में ये ऐसे कैसे होगा, ये Na2CO3 वापस बन जाएगा ये। तो हॉल्स मेथड और बेयर्स मेथड में तो NaOH के साथ हिट करना है, Na2CO3 के साथ हिट करते हैं, फर्क है। सरपैक मेथड को अलग से देख लेते हैं। सरपैक्स मेथड में क्या होगा बच्चों, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि सबसे पहले जो बॉक्साइट होता है आपका, उसको कार्बन के साथ नाइट्रोजन की प्रेजेंस में 1800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। तो इसका मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या होता है, ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। सेकंड स्टेप में क्या करा जाता है, इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड को हाइड्रोलाइसिस करा जाता है, अच्छे से सीक्वेल किया जाता है। तो इससे भी वही AlOH होल थ्राइस PPT आ जाता है और इसमें एक साइड प्रोडक्ट बनता है NH3। ये आने के बाद वापस वही प्रोसेस इलेक्ट्रिक आर्क में 1500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो Al2O3। तो इस सरपैक्स मेथड, बेयर्स और हॉल्स, इनके थ्रू केमिकल रिएक्शन के थ्रू और का कंसंट्रेशन किया जाता है। दिस इज कॉल्ड लीचिंग मेथड। ओके, लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, and this method is called MacArthur Forest method। ये पहले केमिक उसमें भी आएगा आपके कॉर्डिनेशन कंपाउंड में भी, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिल्वर का और होता है NaCN के साथ वेरी डाइल्यूट NaCN होता है, उसके साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो ये A बनता है। ये A क्या चीज है, यहाँ सिल्वर के और के साथ या गोल्ड के और के साथ होगा, तो सिल्वर के साथ लिया है तो सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड बनता है इसमें। ये बाद में जब इसको वापस से जिंक के साथ वेरी हाई टेम्परेचर हीट करते हैं, तो सिल्वर या गोल्ड होता है वो तो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, और उसके बाद ये Na2ZnCN4 सोडियम का टेट्रासाइनोजिंकेट ये कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहां पर देखिए बच्चों कहां दिए हुए हैं, B इज मेटल एंड A and B आर, B इज ए मेटल, B तो मेटल है, तो मेटल तो कौन सा हुआ, सिल्वर, तो सिल्वर है, पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। और A क्या चीज होगा, A ये सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड बना था ये, तो NaAgCN2। समझ में आ गया बच्चों, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अब इसमें देखो, अगर वो पूछता B प्लस C, तो B अगर मेटल होता, C जो बनता वो ये जिंकेट वाला लेते हैं। तो ये रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। रिडक्शन ऑफ ओर इनटू मेटल्स, तो आफ्टर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अब दूसरा प्रोसेस होता है रिडक्शन, जिसके थ्रू हमें क्या करना होता है, मेटल को गेट करना होता है। तो उसमें स्मेल्टिंग है। स्मेल्टिंग क्या होता है, बेसिकली जैसे कोक और प्लस इन सबको हीट करते हैं, तो उनके साथ मेटल रिड्यूस करके ऑक्साइड को मेटल बनाने के प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं। इससे पहले मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। एक वर्ड होता है फ्लक्स, एक होता है गैंग, और इनसे जो बनता है वो क्या होता है बच्चों, स्लैग, एक अनवांटेड सब्सटेंस बनता है जिससे कैल्शियम सिलिकेट्स होते हैं जनरली, जो अलग करना होता है। गैंग क्या होता है, ये जो इम्प्योरिटीज है इनको बोलते हैं गैंग। फ्लक्स क्या होता है, ये वो सब्सटेंस है जो इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए मिलाया जाता है। और ये क्या होता है, स्लैग जो बनते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2, ये गैंग है मान लो, तो ये फ्लक्स मिलाया जाता है, तो इससे कैल्शियम सिलिकेट ये स्लैग बनता है। तो ये अगर एसिडिक गैंग है तो उसमें कैसा बेसिक फ्लक्स मिलाया जाता है। इसी तरह बच्चों देखो FeO, ये फ्लक्स है नहीं, अगर FeO की इंप्योरिटीज है यहां लो FeO, तो SiO2 ये फ्लक्स मिलाया जाता है एसिडिक, और ये गैंग जो है बेसिक है मान लो, तो इसके साथ आयरन फेरस का सिलिकेट बन जाता है FeSiO3, ये स्लैग बन जाता है। तो फ्लक्स, गैंग और स्लैग और साथ में स्मेल्टिंग, इन प्रोसेस को आपको याद रखना है, इससे मेटल। एक प्रोसेस होता है थर्माइट मेथड, बेसिकली पूरा नाम तो होता है एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस। एक क्रूसिबल लेते हैं और उसमें इस तरह से ये और पाउडर भर दिया, कोई भी मान लो ये ले लिया, चाहे क्रोमियम और एल्यूमिनियम का पाउडर,
और इसमें एक ऐसे ये बेरियम पर ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम पाउडर भरा हुआ है और ये मैग्नीशियम का रिबन है। जब इस मैग्नीशियम के रिबन को जैसे क्रैकर्स में होता है जलाते हैं तो ये अंदर जाता है और इसमें ये बेरियम पर ऑक्साइड और मैग्नीशियम जलता है और इनके जलने से वेरी हाई टेम्परेचर, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मोर देन 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अवेलेबल होता है। तो मोर देन 3000 डिग्री सेल्सियस से ये दोनों के दोनों जो पाउडर होते हैं और पाउडर और ये एल्यूमिनियम ये मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उसके साथ ऑक्सीजन आता है, ये क्रोमियम या मैग्नीज जो होता है अलग हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। ओके, सेल्फ रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन, ये बहुत लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए होता है। जैसे सिनेबार है, आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो पहले तो क्या बनाएगा, HgO प्लस SO2 बनाएगा और HgO को जब आगे हीट करोगे तो इससे Hg प्लस O2 बन जाता है। तो कुछ मेटल होते हैं जिनका सेल्फ रिडक्शन होता है। इसी तरह कॉपर में एक आएगा Cu2S और Cu2O, जब ये हीट किए जाते हैं तो 6Cu प्लस SO2, ये ब्लिस्टर कॉपर बनता है जिसको सैंड में के बर्तन में इकट्ठा किया जाता है, ठंडा होने पे इसमें SO2 बाहर निकल जाता है, इससे बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। तो इसको भी सेल्फ रिडक्शन की कैटेगरी में माना जाता है। एक कॉपर मैट होता है ना, Cu2S और FeS और ये सब, ठीक है। इन प्रोसेस में आपने बेसेमराइजेशन वगैरह प्रोसेस में देखा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या होता है बच्चों, जैसे एल्यूमिनियम का है तो हॉल हेराल्ड मेथड है, जैसे एल्यूमिनियम गेट करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के कुछ मेथड है। जैसे आप ये तो किसके लिए हुआ, एल्यूमिनियम के लिए, आगे डायग्राम में दिखाऊंगा। या NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करें, कैल्शियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करें टू गेट मेटल्स, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है जिनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं। तो ये उनके लिए किया जाता है जो क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स हैं, जिनके रिडक्शन से हम क्या करते हैं, उन मेटल्स को गेट करते हैं जो खुद बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उनका किसी और से रिडक्शन नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम जो ऊपर ऊपर आते हैं इसी में वो है। एक थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, रेयर है आने का, लेकिन एक एलिंगम डायग्राम आपने वर्ड सुना हुआ है। तो आप देखिए डेल्टा जी ये होता है, ये थर्मोडायनेमिक पढ़ा होता है, और डेल्टा जी जब क्या होता है, नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। ये डेल्टा जी की वैल्यूज हैं, उसका टेम्परेचर के साथ एक ग्राफ दिखाया गया है, एक डायग्राम मैंने बना के दिखाया। ये डायग्राम अगर आता है, इसमें आपको एलिंगम डायग्राम में 3-4 पेज लिख रखे हैं एनसीईआरटी में, कोई पढ़ना मत, उनको बहुत कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आधी लैंग्वेज ऐसे लिखी हुई है। उसका मतलब मैं आपको एक छोटे वे में बताता हूँ, शॉर्टकट में। ये ग्राफ जो दिख रहे हैं आपको, ये ऑक्साइड की प्रिपरेशन के डेल्टा जी है, किसी भी ऑक्साइड के। जैसे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, कहीं पर भी आयरन बन रहा है, कॉपर बन रहा है, कुछ भी, ठीक है, उनके ऑक्सीडेशन से। अब यहां पर एक पॉइंट देखिए बच्चों, एक ये पॉइंट है जिसमें यहां से ये इसको क्रॉस कर रहा है। तो ये टेम्परेचर इसने दिया है मान लो 1650 केल्विन, 1665 केल्विन मान लीजिए, ठीक है। तो अब बच्चों देखो बच्चों, यहां एक बात बताता हूं मैं आपको, इस टेम्परेचर तक इसमें आपको एक क्लियर है कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। तो जैसे किसी ने आपसे पूछा क्या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, तो हम क्या आंसर देंगे, अप टू दिस पॉइंट, नहीं दिस टेम्परेचर। मैग्नीशियम का ग्राफ नीचे है तो उसके लिए डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है ना, तो ये जितने नीचे वाली चीजें जो होती है ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकते हैं, इतना ही ध्यान रखिए बस। तो मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड अप टू A, बट आफ्टर A एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह क्वेश्चन आता है इनमें कि कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, कुछ एनसीईआरटी में दिए हुए, पढ़ लेना पीछे के क्वेश्चंस, कि कौन C बेटर होगा या CO बेटर होगा। तो एक टेम्परेचर दिया होता है जिसमें जो ग्राफ नीचे रहता है ना, तो नीचे रहेगा तो डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी तो फिजिबिलिटी उसकी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। यही ध्यान रखना है, क्योंकि ऑक्साइड बनाने के लिए ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है तो ऑक्साइड जल्दी बनाएगा ना, तो खुद ऑक्साइड बनाएगा तो दूसरे को रिड्यूस तो कर ही देगा ना, वही कॉन्सेप्ट है। तो जो लोअर ग्राफ है, लोअर वैल्यू वाला ऊपर वाले को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। इतना ही पढ़ना है, और ज्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो देखो, सजेस्ट कंडीशन अंडर विच मैग्नीशियम कुड रिड्यूस एल्यूमिना। एल्यूमिना होता है Al2O3 और ये मैग्नीशियम, अब इसमें होता है MgO प्लस क्या, Ai। तो अब आप इस ग्राफ में देख के बताइए मुझे, अभी बता ही दिया मैंने, खैर ये मैग्नीशियम वाला है तो ये A तक यानी 1665 केल्विन तक क्या कर सकता है, मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्यूमिना। अदरवाइज उसके बाद जो होगा एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपको याद कर लेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, जिंक जिंकाइट होता है,
कार्बन से क्या बने ऐसे। इसी तरह क्या होता है SnO2 होता है प्लस C होता है, तो Sn प्लस Cu। इस तरह से कुछ मेटल्स को प्रोड्यूस करके उनको गेट करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम वाला ये आया, इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये आपने क्या भर दिया, इसमें एल्यूमिना पाउडर भर दिया है, ठीक है। साथ में क्या ले लिया आपने Na3AlF6, और एक और साथ में लिख दीजिए, मैं इसमें प्लस और कर देता हूं CaF2 फ्लोरोस्फार। अब आपको क्वेश्चन, ये ग्रेफाइट रॉड्स हैं कैथोड एनोड के रूप में, ये आयरन का वेसल होता है, इसमें कार्बन कोटिंग होती है तो वो कैथोड का काम करता है। तो कैथोड पे होगा तो यहाँ पर एल्यूमिनियम गेट हो जाएगा, तो मेल्टेड एल्यूमिनियम को यहाँ पर अपन कलेक्ट कर लेंगे, राइट। तो ये सीरीज में जोड़ा जाता है, बल्ब भी लगा रहता है जिससे कि पता लग जाता है कि कब और खत्म हो गया। प्लस यहाँ पर ये कार्बन पाउडर डाला होता है, ये किस लिए, आइस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इससे निकलने वाली हीट से आइस को कोई लॉस नहीं हो। तो जब मॉल्टन Al3 का कराया जाता है तो कैथोड पर एल्यूमिनियम बन जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगा। ऑक्सीजन इस कार्बन से रिएक्शन करके CO2 बनाएगा, अदरवाइज ये ग्रेफाइट रॉड्स को खराब करेगा। तो इसमें दो काम हो गए। तो एल्यूमिनियम तो कहाँ बन गया, कैथोड पे, और एनोड पे कौन बना था, बनी थी ऑक्सीजन, लेकिन वहां पर एनोड पर पाउडर है तो ये क्या बनाता है CO2। ये प्रोसेस होता है। इसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट, तो Na3AlF6, इस क्रायोलाइट का क्या रोल है, टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3। एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए इसमें क्रायोलाइट मिलाया जाता है। CuF2 ये क्यों मिलाया जाता है, ये कंडक्टेंस बढ़ाता है, टू इंक्रीज द कंडक्टेंस ऑफ Al2O3। तो कंडक्टेंस बढ़ाने के लिए फ्लोरोस्फार है, CF2 कॉमन नेम है फ्लोरोस्फार, और क्रायोलाइट Na3AlF6 इन सोडियम और एल्यूमिनियम का फ्लोराइड है जो काम में लिया जाता है, ठीक। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज। अब एल्यूमिनियम जो बन गया उसको भी कौन सी मेथड से, हुप्स मेथड होता है, उससे बात करता है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट यूज, तो ये होता है फ्लोराइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, सोडियम एंड बेरियम, इनके फ्लोराइड्स यूज किए जाते हैं। ऊपर एक प्योर एल्यूमिनियम की लेयर होती है, नीचे उसके इम्प्योर एल्यूमिनियम की लेयर होती है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो उसमें से जितना भी प्योर एल्यूमिनियम होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है। समझ में आ गया। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तो फ्लोराइड्स होते हैं एल्यूमिनियम, सोडियम और बेरियम के। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, डिस्टिलेशन प्रोसेस, वोलेटाइल मेटल्स के लिए जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये वोलेटाइल मेटल है। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, वेपोराइजेशन प्लस कंडेंसेशन। पहले आप इन मेटल्स को वेपोराइज करा लो, इंप्योरिटी वहीं रह जाएगी, वापस से इनको कूल कर लो तो ये क्या हो जाएगी, कंडेंस होकर वापस से मेटल बना देगी। तो वोलेटाइल मेटल्स के लिए ये किया जाता है। लिक्विडेशन प्रोसेस, प्यूरिफिकेशन ऑफ सच मेटल्स एज impurities which are less feasible than metal themselves, less feasible। तो ये कम जल्दी एक स्लोपिंग पाथ पर रख दिया जाता है, हीट किया जाता है, कुछ चीजें मेल्ट होकर नीचे आ जाती है, कुछ वहीं रह जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडेशन। रेयर है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इसमें मैंने दिखाया, देखिए आपको, ये इम्प्योर कॉपर होता है, उसको एनोड लगाते हैं। प्योर कॉपर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, कैथोड, और कॉपर सल्फेट में रखकर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इसमें। तो एनोड के नीचे जो इकट्ठी होगी इम्प्योरिटी, जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये कुछ मेटल्स होते हैं जो यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं एनोड, बट इनसे इस मेथड का काफी सारे एक्सपेंसेस जोड़ते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। ये कॉपर सल्फेट में किया, तो ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया हुआ है कि कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर, ये कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड की रिएक्शन होगी, और एनोड की रिएक्शन इसका अपोजिट होती है। कॉपर से क्या हो गया, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जितना भी इम्प्योर कॉपर है उसमें से जितना भी कॉपर होता है वो ये इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बनाता रहता है, वो प्योर कॉपर पे आता रहता है। समझ में आ गया। तो ये एक पैसा है, प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। दूसरे जो काफी इंपॉर्टेंट, जॉन रिफाइनिंग, ये किसके लिए काम आता है, जनरली सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर्स के लिए। याद रखना एक क्वेश्चन आता है क्योंकि इन्हें अल्ट्रा प्योर करने की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें क्या होता है, एक रॉड बना दी जाती है इम्प्योर की, और एक ऐसे सर्कुलर हीटर होता है जो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कहीं घुमाया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर जब ये जो हॉट हीटर है, ये जब इधर जाता है तो इम्प्योरिटीज तो उसके साथ चलती रहती है, लेकिन मेटल जो होता है कम डिजोल्व वो होता है, लेस होता है मॉल्टन स्टेट में, तो वो वापस से क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, वापस से सॉलिडिफाई हो जाता है। तो मेटल यही रहता है, इम्प्योरिटी यहाँ आ जाती है। 4 और 5 टाइम इसको रिपीट करते हैं
तो सारी इंप्योरिटीज एक कोने पे आती है, बाद में इस कॉर्नर को कट करके हटा देते हैं। तो याद रखना सेमीकंडक्टर्स के लिए यूज किया जाता है, इट इज कॉल्ड जॉन रिफाइनिंग, सिलिकॉन, जर्मेनियम और इनके लिए। वेपर फेज रिफाइनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी बार भी क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। ये एक ऐसा प्रोसेस का थीम क्या है कि पहले क्या करा जाता है, कोई भी मेटल होता है उसको किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करा के एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाया जाता है जो वेपर बन के बाहर निकल जाए, इंप्योरिटी सारी अलग हो जाए, और बाद में उस वोलेटाइल कंपाउंड जो डिकम्पोजेबल होना चाहिए इजीली डिकम्पोज करके वापस से मेटल में गेट किया जा सके। तो मॉन्स प्रोसेस और वन आर्टिकल मेथड है। मॉन प्रोसेस किसके लिए होता है, पहली चीज तो ये याद करनी, किसके लिए होता है, निकिल। इसमें देखो निकिल है, ये इम्प्योर निकिल है आपके पास, इसको इसके साथ 325 या कुछ पे हीट किया जाता है तो निकिल टेट्राकार्बोनिल ये कॉम्प्लेक्स बन गया NiCO4। बाद में इसी को, ये वोलेटाइल है, इसको अलग कर लिया, इंप्योरिटी दूर हो गई, तो वोलेटाइल को अलग करके वापस से 400 से अबव टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये निकिल वापस बन जाता है। तो ये जो निकिल बना है, प्योर बना है, ये CO वापस से गायब हो जाता है। तो इम्प्योर निकिल को पहले इसके साथ रिएक्ट करा के NiCO4 वोलेटाइल कंपाउंड बदला, बाद में वापस से हीट, हाई टेम्परेचर पे हीट। ये वन आर्टिकल मेथड किसके लिए होता है, टाइटेनियम और जर्कोनियम के लिए होता है। इसकी रिएक्शन भी देख लो, जैसे टाइटेनियम प्लस I2 आयोडीन के साथ हीट किया जाता है, इसे TiI4 बनाता है, ये वोलेटाइल है, बाद में इसको और हाई ऑलमोस्ट 2000 डिग्री सेल्सियस हीट किया जाता है, वापस से टाइटेनियम और 2I2 वापस वेपर निकल जाती है, टाइटेनियम बन जाता है। तो टाइटेनियम जर्कोनियम के लिए वन आर्टिकल है, मॉन प्रोसेस किसके लिए, निकल के लिए, जॉन रिफाइनिंग किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कॉपर, सिल्वर और इनके लिए है। तो ये सब बातें पता होनी चाहिए कि कौन सा मेथड किसके लिए काम आएगा। एक मेथड क्रोमेटोग्राफी भी होता है, जिसको बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल होता है तो उनके लिए क्रोमेटोग्राफी भी यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच करेक्ट, कौन सा है, गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस, Cr2O3 सही मैच है बिल्कुल, यस। तो फिर ये आर इनकरेक्ट में नहीं आएगा। मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस, मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस Fe के लिए नहीं होता है, किस किस के लिए होता है, सिल्वर और गोल्ड के लिए होता है, तो ये गलत है, तो बी एक आंसर हो गया। मॉन प्रोसेस निकिल, ये भी सही है। वन आर्टिकल मेथड गोल्ड के लिए, नो ये भी गलत है, तो ऑप्शन हो गया बी और डी, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया। तो बस ये जो अब तक पढ़ाया वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं, बस और कुछ ज्यादा नहीं होता है। ये आपके लिए मैंने 2-3 फॉलोअप क्वेश्चन बनाए। बेस्ट का फ्लोट फ्लोटेशन से किसको बेस्ट कौन सा होता है, तो फ्लोट फ्लोटेशन हमें पता होना चाहिए किसके लिए होता है, सल्फाइड और के लिए, तो इनमें से कौन सा सल्फाइड और है आप छांट लेना। विच प्रोसेस इज प्योरिफिकेशन ऑफ, ये TI वाला प्रोसेस जो बताया अभी मैंने आपको, तो कौन सा वाला प्रोसेस अभी बताई दिया, तो अभी याद है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग एल्यूमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट, एल्यूमिनियम से किसको रिड्यूस नहीं कर सकते, जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, तो आपको ढूंढना है कौन से होंगे। मिनिमम कोगुलेशन वैल्यू फॉर ए पॉजिटिव कॉलॉइड इज, पॉजिटिव कॉलॉइड के लिए मिनिमम किसकी होगी कोगुलेशन वैल्यू, कोगुलेशन वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन पावर, ओके ध्यान से करना। द हाईएस्ट प्रोटेक्टिंग पावर इज शोन बाय कंपाउंड हैविंग गोल्ड नंबर, तो देखिए ये कॉन्सेप्ट सीधा सा होता है, गोल्ड नंबर मिनिमम मिलीग्राम्स होते हैं, जिसका मिनिमम गोल्ड नंबर होगा वही क्या होगा बच्चों, बेस्ट होगा, उसकी प्रोटेक्टिंग पावर क्या होगी, हाईएस्ट होगी। तो इस तरीके से इसको आपको टॉपिक को पूरा ढंग से देख लेना है एकदम। मैंने जितनी भी मेन चीज थी जो इंपॉर्टेंट थी वो सब इसमें डाल दी है मैंने, और वो आपको खुद को पता चल ही जाता है बेटा, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो उन्हीं को तो पढ़ा रहा हूँ, कोई कॉमर्स के स्टूडेंट तो है नहीं जिसको मैं आपको बना दूं। तो ये सब चीजें मैंने आपको इन्वॉल्व कर दी है, बस आपका काम, आपका सहयोग इतना ही है, पढ़ते रहिए बस। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच।